नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। नियमों का उल्लंघन कर दौड़ रहे 205 वाहनों के किए गए चालान। परिवहन विभाग ने दिखाई सख्ती, 5 वाहनों को किया है सीज। निकाय चुनाव संपन्न होते ही एक्शन मोड पर दिखाई दिया परिवहन विभाग। परिवहन विभाग की 6 परिवर्तनीय टीम सड़कों पर उतरी। 58 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए भी निलंबित किया गया है। सार्वजनिक यात्री वाहनों समेत कुल 205 वाहनों के चालान किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई की है और ऐसे में परिवहन विभाग की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। नियमों का उल्लंघन कर दौड़ रहे 205 वाहनों के चालान किए गए और 5 वाहनों को इस दौरान सीज भी किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर जो धड़ल्ले से वाहन दौड़ रहे थे और नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई है। और देहरादून से बड़ी खबर, नौगांव सेब सहकारी समिति घोटाले की होगी जांच। विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने एसआईटी को दी जांच की अनुमति। सेब क्रय विक्रय में बड़े पैमाने पर विभागीय जांच में मिली गड़बड़ी। वित्तीय वर्ष 2019-2020 और वित्तीय वर्ष 2021-22 का ये मामला बताया जा रहा है। जांच में पाए गए दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नौगांव सेब सहकारी समिति घोटाले की अब जांच होगी और विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने एसआईटी को अनुमति दे दी है जांच करने की। और ऐसे में अब जांच भी होगी और ये देखा जाएगा कि आखिर कहां गड़बड़ी हुई है। और इस दौरान ये भी कहा गया है कि जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला था और अब कार्रवाई किस तरह की होने वाली है इस मामले में? योगेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? तो ये सेब क्रय विक्रय का मामला है जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई थी, जिसके बाद अब जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। 19, 20, 21, 22 यानी कि लगातार जो घोटाला था वो चलता रहा। और संवाददाता योगेश आर्या एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला था और अभी क्या कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? देखिए विशाल, बता दूं कि नौगांव सेब सहकारी समिति में हुए सेब घोटाले पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और जिसमें अब विभागीय मंत्री ने इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपने की अनुमति दे दी है। कुछ समय पहले नौगांव सेब सहकारी समिति सेब खरीद और बिक्री में अनियमितताएं की शिकायत मिली थी। इस पर विभागीय जांच भी कराई गई थी और प्रारंभिक जांच में जो है करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया था। साथ ही इसके एसआईटी की जांच हो, इसको लेकर भी सिफारिश की गई थी, जिसके आधार पर विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने एसआईटी की जांच की अनुमति दे दी है। देखिए मामला जो है वित्तीय वर्ष 2019-20 और 20-21 से जुड़ा हुआ है। इसमें अनावरत फार्म एज ऑनर्स कंपनी ने एक संयुक्त उद्यम पार्टनरशिप के आधार पर विक्रय किया था और सेब काश्तकारों से सेब खरीदी और बेचना था, जिसमें एफएफटीएस से ये सेब खरीदी गई थी, बिक्री की गई थी और उसमें वाउचर जो थे, बिल वाउचर वो उपलब्ध नहीं कराए गए, खातों के जो विवरण था वो उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके बाद इस पर जो है थोड़ा संदेह हुआ। संदेह के बाद जो विभागीय जांच है वो शुरू की गई। उसमें निकलकर सामने आया कि इसमें काफी अनियमितताएं हैं और काफी इसमें घोटाले की जो है सुगंध आ रही थी। उसके बाद जो है एसआईटी की जांच के लिए सिफारिश की गई और जिसमें एसआईटी की जांच के लिए जो है अनुमति मिल गई और अब एसआईटी की जांच शुरू की जाएगी। जी तो ऐसे में क्या माना जाए, ये कितना बड़ा मामला भी देखा जा रहा है और लंबे समय से क्योंकि ये अटका हुआ भी है योगेश, और अब क्योंकि विभागीय मंत्री ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं, तो अब किस तरह की गति भी देखने को मिलेगी इसमें? हाँ देखिए बिल्कुल, जिस तरह देखा जाए कि सेब क्रय विक्रय के बड़े पैमाने पर धांधली पाई गई है, उसके आधार पर जो है एसआईटी की जांच सौंपने का निर्णय लिया गया है। कहा कि सेब विक्रय में घोटालेबाजों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके आधार पर, क्योंकि देखिए पायलट प्रोजेक्ट के दिशा में लाया गया था और इसके माध्यम से जो प्रोजेक्ट के सेब उद्देश्य से जो सेब काश्तकार हैं उनको प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया था। और आत्मनिर्भर जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का कि लोग आत्मनिर्भर बने, अपने कामों पर रहें, उसको लेकर के लगातार 400 करोड़ का बजट भी इसमें रखा गया था जो लगभग, और उसके बावजूद इतना बड़ा घोटाला पाया गया है उसको लेकर अब एसआईटी की जांच की जा रही है। तो निश्चित तौर पर
जो विभागीय मंत्री उन्होंने साफ कर दिया है कि एसआईटी की जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसमें जो भी दोषी होंगे उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नौगांव सेब सहकारी समिति घोटाले की अब जांच होगी, इसको लेकर आदेश भी दे दिए गए हैं और अब जो विभाग के मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन्होंने एसआईटी को जांच की अनुमति भी दे दी है। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, उत्तरकाशी में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, एक हफ्ते में 8वीं बार आया भूकंप, लोगों में डर का माहौल भी हुआ पैदा। 2.7 रही भूकंप की तीव्रता। सरुताल झील फाचकड़ी यमुनोत्री रेंज वन क्षेत्र था भूकंप का केंद्र। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटके एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। उत्तरकाशी में एक हफ्ते में यह 8वीं बार भूकंप आया है। तो लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। हालांकि प्रशासन भी समय समय पर लोगों से अपील कर रहा है कि सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन एक हफ्ते में 8 बार भूकंप आना चुनौती बड़ी है और ऐसे में 2.7 की तीव्रता भी नापी गई है भूकंप की। तो यमुनोत्री रेंज में ये केंद्र भी था भूकंप का और उत्तरकाशी में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। धरती डोलती हुई नजर आई और ऐसे में लोगों में डर का माहौल भी पैदा हो गया। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के ये भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं एक के बाद एक? जी विशाल, बिल्कुल आपको अभी मैं फिर एक अपडेट बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो है फिर ये भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसकी जो है जिसका केंद्र बिंदु जो है उत्तरकाशी के नजदीक 12 ट्रेंच के आसपास ही इसका केंद्र बिंदु बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है उत्तरकाशी में लगातार ये एक हफ्ते के अंदर 9वीं बार ये भूकंप आया, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। जी, तो ऐसे में प्रशासन क्या कुछ अपील कर रहा है, किस तरह की तैयारियां भी हैं प्रशासन की, अगर इस तरह के भूकंप आते हैं और ये खतरा पैदा करते हैं, तो ऐसे में प्रशासन किस तैयारियों में जुटा हुआ है? ये बिल्कुल विशाल, आपको बता दूं कि उत्तरकाशी जनपद जो है भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में आता है और यहाँ 91 में भी बहुत भयंकर यहाँ पे भूकंप आए थे, इसमें कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से जो उत्तरकाशी जनपद में अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी की, तो यहाँ पे जिला प्रशासन लगातार जो है लोगों को जो है अलर्ट कर रहा है कि किसी भी तरह से जो है अगर भूकंप आता है तो किस तरह से सुरक्षित जो है लोगों को रहना है। और अगर बात की जाए इन भूकंपों की, तो लगातार जो है हर कुछ घंटे के अंतराल पे जो है भूकंप महसूस हुई। क्यों कल शाम 7 बजे के करीब भूकंप आया, अभी 9:28 में फिर भूकंप आया, तो कहीं ना कहीं जो है ये खतरे की निशानी है। जी, ऐसे में जो भूवैज्ञानिक हैं वो इसको कितना बड़ा खतरा भी मान रहे हैं कि एक के बाद एक इतनी बार भूकंप आ जाना किस तरह का खतरा हो सकता है? ये बिल्कुल, क्योंकि विशाल अगर मैं बात करूं तो मेरे यहाँ पे जो भूवैज्ञानिक है, पीजी कॉलेज के जो प्राचार्य है पंत साहब, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो है उत्तरकाशी में ये जो जोन 5 में आता है और कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो प्लेट है वो लगातार जो है खिसकती रहती है, जिसके कारण से ये भूकंप महसूस किए जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो है ये बहुत बड़ा रूप भूकंप ये ले सकता है और कहीं ना कहीं जो है उत्तरकाशी जनपद के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जी, बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हल्द्वानी से बड़ी खबर, आज सिक्किम और हरियाणा के बीच खेला जाएगा मैच। तीसरा मैच पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच होगा। उत्तराखंड बनाम मणिपुर के बीच भी खेला जाएगा मैच। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खेलों को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं और आज सिक्किम और हरियाणा के बीच ये मैच खेला जाएगा। और इसी के साथ ही तीसरा मैच पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच में खेला जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं तमाम। और ऐसे में खिलाड़ी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, साथ ही खेलों को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो आज सिक्किम और हरियाणा के बीच में खेला जाएगा मैच और इस दौरान तमाम दर्शक भी पहुंचे हुए हैं मैच देखने के लिए। और तीसरा मैच पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बीच में भी खेला जाएगा। इसी के साथ ही उत्तराखंड बनाम मणिपुर के बीच भी मैच का आयोजन किया जाएगा।
जिसके लिए सिक्किम और हरियाणा के बीच भी मैच होना है और तमाम खिलाड़ी भी पहुंचने लगे हैं। हरिद्वार में जिला कारागार से फरार कैदी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश रामलीला के दौरान रोशनाबाद जेल से फरार हुआ था, जिसकी तलाश में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। राजधानी देहरादून के कैंटोनमेंट बोर्ड स्थित वीरपुर आशा स्कूल का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने आशा स्कूल में पढ़ रहे दिव्यांग बच्चों के साथ बातचीत भी की। राज्यपाल ने वोकेशनल रूम का निरीक्षण भी किया, जहां बच्चों को कई प्रकार के स्किल, सिलाई, कंप्यूटर सिखाया जाता है। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि ये स्कूल 1984 से ही चलाया जा रहा है। पहले शुरुआती दौर में इस स्कूल में 2 बच्चे थे, लेकिन आज इस स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है, जो कि काफी हर्ष का विषय है। आज सचमुच मेरे लिए बहुत टचिंग विजिट रहा है। आज वीरपुर कंटोनमेंट के अंदर में जो आशा स्कूल चलाया जा रहा है, ये 1994 से चलाया जा रहा है और बहुत ही नम्रतापूर्ण जब शुरुआत की थी सिर्फ 2 बच्चे थे, 1 कमरा था और आज इतने सालों के बाद में 50 बच्चे हैं। एंड ईच चाइल्ड इज अ केस स्टडी बाय हिमसेल्फ कि उनके क्या चैलेंज है, ऑटिज्म है, बाकी डिसेबिलिटीज हैं। लेकिन जो आज मैंने देखा कि किस प्रकार से यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा और टीचर्स उनको एक एक बच्चे को इंटेंसिव केयर, मतलब एक पर्सनलाइज कस्टमाइज केयर के साथ में बढ़ा रहे हैं और उनके अंदर में जो हर एक इम्प्रूवमेंट है, आई कैन फील इट दैट ये उनकी मेहनत है। और ये हमारे पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो हमारे बच्चे who have this challenge with them, challenge of growth, उनको हम किस प्रकार से आगे लेके आए। आज मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर एक टीचर में एक पैशन थी, एक डेडिकेशन थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक बच्चे में क्या खूबी है, क्या पैशन हो सकता है, क्या एक्सपर्टीज होता है, उसको ढूंढकर उसके अंदर में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। और यहाँ पर जो उनको हॉबी, पैशन और उनके स्किल सिखाई जा रही है, अपने आप में बहुत अच्छा है। मेरा नाम समरा मिर्ज़ा है। मैं प्रिंसिपल गोल्डन की आशा स्कूल हूँ और यहाँ पर 30 सालों से वर्क कर रही हूँ। मेरे पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है और हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिस्टिक और सीपी बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। यहाँ पर हम अलग अलग तरह से स्किल्स सिखाते हैं। सबसे पहले बच्चे का असेसमेंट करते हैं और उसकी बेसलाइन चेक करते हैं। जो बेसलाइन निकल कर आती है उसके अकॉर्डिंगली हम उनका आईईपी बनाते हैं और गोल सेलेक्ट करते हैं। उसके हम लॉन्ग टर्म टू गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको हम स्किल्स सिखाते हैं। जनभावना के अनुरूप बजट तैयार करने के लिए जनसंवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बजट सुझाव के लिए हितधारकों के साथ संवाद आज किया जाएगा और आगामी बजट पर सुझाव भी प्रदेश सरकार संवाद कार्यक्रम में लेगी। राजपुर स्थित एक होटल में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बजट 2025-26 पर अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों के साथ गहन विचार विमर्श भी किया जाएगा। महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार बजट में शामिल करेगी। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर जनभावनाओं के अनुरूप बजट बनाने की पहल की है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि जनता का बजट, जनता के द्वारा जनभावनाओं के अनुरूप बजट हमारा स्लोगन है और इसी के तहत देवभूमि की जनता से सुझाव मांगे गए हैं।
को देखते हुए राज्य सरकार बजट तैयार करने जा रही है और 2025-26 का जो बजट है वो काफ़ी अहम भी रहने वाला है। इसको लेकर राज्य सरकार ने सभी आम से लेकर खास लोगों से सुझाव भी मांगे हैं और ये सुझाव 9 फरवरी तक आप दे सकते हैं। तमाम माध्यमों से इन सुझाव को आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने पहल भी की है और आज यानी कि 31 जनवरी को एक कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजन किया गया है, जिसमें कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य का बजट कैसा हो, इसको लेकर के तैयारी की गई है। और ऐसे में जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो इस कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे, साथ ही लोगों से सुझाव भी लेंगे कि आखिर उत्तराखंड का जो बजट हो वो कैसा हो। इसको लेकर 9 फरवरी तक का समय भी दिया गया है ताकि 2025 और 26 का जो बजट है वो खास हो सके। तमाम उसमें लोग शामिल होंगे जो कि अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, उसमें बताएंगे कि कैसा बजट राज्य में होना चाहिए। हालांकि अक्सर ये सुझाव मांगे जाते हैं और इस बार भी जो थीम रखी गई है वो यही रखी गई है कि राज्य का बजट आम लोगों के लिए और आम लोग ही उस राज्य के बजट को पेश करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको बताएंगे कि कैसा बजट होना चाहिए। इसको लेकर तमाम तैयारियां तेज हो गई हैं और आज इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाना है, जिसमें तय हो पाएगा कि आखिर राज्य का बजट कैसा होगा। लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं, उद्योगपतियों से सुझाव लिए जा रहे हैं, आम लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं, व्यापारियों से सुझाव लिए जा रहे हैं और बाकायदा इसके लिए मॉनिटरिंग की जाएगी। एक बड़ी टीम गठित की जाएगी जो कि इस पर चर्चा भी करेगी और आने वाले समय में जब सत्र का आयोजन होगा तब ये बजट जारी किया जाएगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पौड़ी के सतपुली में नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में प्रचंड वोट से जीतने के बाद जितेंद्र चौहान ने वार्ड नंबर 1 में जाकर मतदाताओं का धन्यवाद किया है। उन्होंने इस जीत को जनता की जीत बताया और कहा है कि उनके द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि जिस तरह सतपुली की देवतुल्य जनता ने उन्हें एक तरफा जीत दिलाई है, तो उनका फर्ज बनता है कि जनता की अपेक्षाओं पर वो खरा उतरे। वार्ड नंबर 1 में जहाँ के पार्षद अमन रावत जी बने हैं, मैं उस वार्ड में सारी मातृशक्ति का कुछ लोग भी यहाँ पर है, वो सबका धन्यवाद करने यहाँ आया हूँ। और ये कार्यक्रम मेरा ऐसे चल रहा है और मुझे कल जो है वार्ड नंबर 4 में भी जाना है। 2 नंबर वार्ड में उस दिन 2 नंबर वार्ड मेरा जीत के दिन हो गया था, मैंने उनको धन्यवाद करना था। और 3 नंबर वार्ड मुझे परसों जाना है। जो उन्होंने मेरे विश्वास जताया है, जो उन्होंने मुझे जो मेरे कंधे में जो उन्होंने भार दिया है, मैं निश्चित ही उस भार को संभालूंगा और जो उनकी भावना मेरे से जुड़ी है मैं उनकी पूरी भावना में खड़ा करके दिखाऊंगा और जो विकास के काम यहाँ अधूरे थे उनको पूरा करूँगा। जो जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र चौहान और चारों वार्डों में अपना समर्थन दिया, उसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये इस समय जो ये कैबिनेट मंत्री सुखपाल महाराज जी हैं, ये भाजपा का यहाँ पे पहले मेयर नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। भाजपा को देखे जनता परेशान है और बदलाव चाहती है। जी, ये जनता परेशान हो चुकी है भाजपा के नाटकों को देखकर, झूठे वादों को और झूठे ड्रामा जो भाजपा करवाती है और करती है, उसको देख के जनता त्रस्त है और बदलाव चाहती है, राज्य में भी और केंद्र में भी। वो अपने काम में खड़े उतरे और जितनी भी हमारी मातृशक्ति ने उन्हें साथ दिया है, बस उसमें हम मतलब मनन करें कि हम इस काम को अपने क्षेत्र को अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से बस अपना काम करें। हम उनसे यही उम्मीद लेके आए हैं। बिल्कुल उतरेंगे, अपने बातों में खरा उतरेंगे। उस दिन एक्चुअल में बात ये थी कि उस दिन ज़्यादा भीड़ भाड़ के कारण और समय न होने के कारण वो हमारे इस क्षेत्र में नहीं आ पाए, इसलिए आज उन्होंने जो जनसभा रखी, बस वो अपना धन्यवाद हमारे को देने आए। हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि हमारे जो रास्ता नाली इनका विकास होना चाहिए और जो जनता की सुविधा होगा। 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों के लिए देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने सीएम की मौजूदगी में 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें संचालित केंद्रीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। इस दौरान अधिकारियों ने कई विकास परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन भी दिया, जिसमें टिहरी डैम किनारे चारों तरफ से रिंग रोड, टिहरी से जोलीग्रांट तक सड़क निर्माण से लेकर अन्य 20 सड़कों का जिक्र किया गया। और मीटिंग कर पीएम तो चले गए, लेकिन एक बार फिर मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इन परियोजनाओं को हरी झंडी मिल जाएगी। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर राज्य की तस्वीर क्यों नहीं बदल रही।
बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद। पीएम के सामने सीएम धामी ने रखी बात। टिहरी झील से जौली ग्रांट तक सड़क की मांग। 42 किलोमीटर सड़क में 17 किलोमीटर टनल है शामिल। झील किनारे रिंग रोड के लिए बजट की मांग। टिहरी झील किनारे रिंग रोड का होगा निर्माण। परियोजना पर 5000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद। 20 अन्य सड़कों के लिए भी बजट की है मांग। 16 मंदिरों तक सड़क के लिए 300 करोड़ की मांग। दून शहर के चारों ओर पहले ही प्रस्तावित रिंग रोड रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड है प्रस्तावित। झाझरा से मसूरी के लिए नई सड़क की पैरवी। परियोजनाओं को केंद्र से हरी झंडी मिलने की उम्मीद। एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं पीएम मोदी। फरवरी में शीतकालीन यात्रा में पीएम होंगे शामिल। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात पर अक्सर जोर देते हैं कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। और इन सब के बीच 28 जनवरी को देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने भी हजारों की भीड़ में इस बात को स्वीकार किया कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है। अब खबर है कि पीएम मोदी फिर से उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं में भारी उत्साह है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है। मेरी इच्छा है कि मैं भी शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनूं। और अब खबर सामने है कि 5 फरवरी को पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री फरवरी माह में शीतकालीन यात्रा पर उत्तरकाशी जिले के मां गंगोत्री के शीतकालीन प्रवासी स्थल मुखवा जाएंगे। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए। तब यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहाँ पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों 6 तारीख के बाद बीजेपी के नेता इस बात को मानते हैं कि जहां भी पीएम मोदी जाते हैं वहां कुछ समय बाद पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री की शीतकालीन यात्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री का गहरा लगाव है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।